Hello everyone, how are you all? I'm back with another video on your class 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी और ये होने वाला है पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अगर पुराने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर अभी उनको देख लो और फिर जल्दी से इस वीडियो पे आ जाना सीखने के लिए। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले हमें समझना होगा साइकोलॉजी का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? देखो, साइकोलॉजी बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करती है। ये आपको पता है, पुराने वीडियो में भी मैंने बताया था। नहीं पता है तो अभी जान लो। साइकोलॉजी किन चीजों की स्टडी करती है? साइकोलॉजी मेनली 3 चीजों की स्टडी करती है, दैट इज योर बिहेवियर, दैट इज योर एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। हमारा माइंड कैसे काम करता है इसको समझने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है साइकोलॉजी। मेंटल प्रोसेसेस कैसे डिफरेंट बिहेवियर्स को लीड करते हैं ये एक्सप्लेन करती है। मेंटल प्रोसेसेस से तुम्हारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है वो चीज समझाने की कोशिश करती है। उसे चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? तो सुनो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है, तो ये आपका मेंटल प्रोसेस हुआ। तो आप पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये आपका बिहेवियर हुआ। तो हम यही तो पढ़ रहे थे कि मेंटल प्रोसेसेस जो यहाँ हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को कैसे लीड करता है। या फिर अगर आप सोच रहे हो यार मैं कोई फेल ना हो जाऊं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसे सब अगर आप सोचो मतलब आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो एक तरीके का मेंटल प्रोसेस ही तो है। ओके, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और आप पढ़ाई तो करोगे नहीं, ठीक है? तो ये आपका बिहेवियर हुआ। डिप्रेस्ड होके पढ़ाई नहीं की आपने, दैट इज योर बिहेवियर। और जो आपने दिमाग में जो फालतू की चीजें पका रहे थे, नेगेटिव चीजें, वो आपके मेंटल प्रोसेसेस थे। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मेंटल प्रोसेसेस कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं या लीड करते हैं। अगर यहाँ पे जो हमारा दिमाग है वहां पे चीजें सही चल रही हैं तो हमारा बिहेवियर भी सही होगा, और अगर यहाँ पे ही चीजें गलत हैं तो बिहेवियर तो गलत होगा ही। समझ आई बात? हाँ जी बेटा, अब हम देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन एंड बायस क्या चीज़ है। उससे पहले एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो, हमें साइकोलॉजी नहीं पता है, ऐसा मान लो कि हमें साइकोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है। हम एक नॉर्मल इंसान है, हम एक कॉमन मैन है, ठीक है? तो जब एक ऐसा कॉमन पर्सन किसी को देखता है और उसके बारे में कुछ सोचता है तो वो अपने दिमाग के हिसाब से ही तो सोचेगा ना। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको साइकोलॉजी नहीं आती है और वो किसी दूसरे पर्सन को देख रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके दिमाग में जो चीजें हैं उसी हिसाब से तो वो ऑब्जर्वर दूसरे पर्सन के बारे में सोचेगा। इसीलिए हमारी अपनी सोच जो होती है वो दूसरों को हम कैसे समझते हैं उस चीज पे असर डालती है। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम खुद बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और तुम किसी को काम करते हुए देख रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली ये सोच सकते हो कि ये भी बड़ा ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है? चाहे शायद वो पर्सन सिर्फ नॉर्मल ही काम कर रहा हो। ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ, मतलब तुम कैसे हो वो चीज भी आ गई। तुम कैसे हो, तुम कैसा सोचते हो, तो अगर तुम किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो तो तब भी तुम वैसा ही सोचोगे, वैसा ही समझोगे। तो यहाँ पे तुम ना बायस्ड हो तुम्हारी सोच की वजह से। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बायस को कम करने की कोशिश करते हैं। अभी तुम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बायस क्या बला है, तो चलो वो भी समझा देती हूँ कि आखिर ये बायस क्या चीज है। बायस का मतलब होता है या तो किसी चीज के फेवर में हो या फिर किसी चीज के अगेंस्ट में हो, ठीक है? तुम न्यूट्रल नहीं हो। बायस हो मतलब तुम किसी एक साइड पे हो, या तो उस चीज के फेवर में हो या फिर उस चीज के एकदम ऑपोजिट हो, उसके अगेंस्ट हो। न्यूट्रल नहीं आ रहे हो तुम, ठीक है? ये होता है बायस का मतलब। अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो कोई पोएम है, ठीक है? तो एक पोएम जो कैसी भी पोएम लिखी है, ठीक है, तो वो किसी इंसान के लिए तो प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकती है और किसी के लिए वो चीज दर्द को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकती है, ठीक है? तो जो भी इंसान है, जो भी इंसान उस पोएम को रीड करेगा, किसी पर्टिकुलर पोएम को, तो वो इंसान अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पोएम के मीनिंग को समझेगा। यही तो है बायस का मतलब। क्या हुआ? तुम जैसे हो, तुम्हारे साथ जैसी चीजें हुई हैं, तुम फिर उस चीज को वैसे ही समझ पाओगे। अगर तुम्हारे साथ कोई पर्टिकुलर चीज हुई है तो तुम्हारा जो नजरिया है वो उसी तरीके का रहेगा। वो चीज हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है यहाँ पे? तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो लोग इस बायस को कम करने की कोशिश करते हैं। कम करने की कोशिश बोला है मैंने, खत्म नहीं, कम करने की। जितना कम हो सके बायस, जितना न्यूट्रल रहा जा सके उतनी उतनी पूरी कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो वो लोग किसी भी एनालिसिस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं।
पर्सन के नजरिए से भी बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, कैसे, एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले बच्चे के ऊपर स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा ना, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को नहीं बीच में आने देगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये बच्चा कितना बदतमीज है, ऐसा नहीं सोचेगा साइकोलॉजिस्ट। वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो सिस्टमेटिकली देखेगा, क्या इस बच्चे की फैमिली में कोई वायोलेंस है, क्या स्कूल में इसे बुली किया जाता है, या फिर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस क्या है। वो लोग एनालिसिस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, और जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन है उसके नजरिए से बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी मैंने ये सब क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी, इसको मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट होता है जो, वो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस करता है। अब ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे, समझ नहीं आया कुछ, है ना, आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा है। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बिना अपना पर्सनल ओपिनियन बीच में लाए, या फिर बिना अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लाए, बिना ऐसे कुछ किए किसी चीज को देखना, मतलब जो सामने है उन फैक्ट्स पर फोकस करना। मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा सोचती या सोचता हूं, वैसी बातें नहीं करनी। बस जो सच में हो रहा है उसे ध्यान से देखना और उसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल से फिर से समझाती हूं। अगर यही एग्रेसिव बच्चा है, उसको एक साइकोलॉजिस्ट देख रहा है, तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव पहली चीज एक गलत तरीका है। मतलब सब्जेक्टिव का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने अपना ओपिनियन डाल दिया उसमें, तो ये हो गया सब्जेक्टिव तरीका, जो कि है बिल्कुल सरासर गलत। लेकिन जो रियल साइकोलॉजिस्ट होगा वो सब्जेक्टिव तरीके से नहीं चलेगा, वो चलेगा ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब अपना ओपिनियन बीच में नहीं घुसाएगा। जो साइकोलॉजिस्ट होता है तो वो क्या सोचेगा, यार अक्सर मैं देखता हूँ ये बच्चा काफी ज्यादा चिल्लाता है जब इस बच्चे को कोई चीज नहीं मिलती है, मतलब इसने फैक्ट बोला है, अपनी सोच को बीच में नहीं डाला, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव तरीका, जो कि सही तरीका है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब है सिर्फ फैक्ट्स पे बात करो ना, बिना अपनी फीलिंग्स को बीच में लाए, बिना अपने फालतू के ओपिनियंस को बीच में लेकर आए, सिर्फ जस्ट टॉक ऑन फैक्ट्स। सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं उस पर्सन के हिसाब से, खुद के ओपिनियन के हिसाब से सब्जेक्टिविटी तो गलत है, तब तो ऑब्जेक्टिविटी ही देखनी पड़ेगी। मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि सब्जेक्टिव वाला गलत तरीका है। सब्जेक्टिव वाला गलत तरीका है जब खुद साइकोलॉजिस्ट अपना ओपिनियन डाल रहा है। सब्जेक्टिव वाला तरीका तब तो ठीक है अगर वो साइकोलॉजिस्ट उस पर्सन के हिसाब से सब्जेक्टिव हो रहा है, उस पर्सन के हिसाब से वो सब्जेक्टिव हो रहा है, तो खुद से वो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ये बात ध्यान से समझो, क्योंकि खुद अपना ओपिनियन बीच में नहीं लेके आया ना, उस पर्सन के नजरिए से वो सोच रहा है, तो पर्सन के लिए तो सब्जेक्टिव हुई वो चीज, और वही चीज एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव हुई। तो ऑब्जेक्टिव तरीका ही सही है। जब हम खुद किसी इंसान को देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से चलना चाहिए। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स की। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को देखने या समझने का खुद का नजरिया या एंगल, मतलब व्यू पॉइंट बोल सकते हैं एक तरीके से। हम बात कर रहे हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की एनालिसिस को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का मेजर सोर्स माना जाता है। वापस से पढ़ो, मैंने क्या बोला? सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इन दोनों चीजों की एनालिसिस को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मेजर सोर्स माना जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता था? सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ये दोनों चीजों को एनालाइज करते थे, उससे साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनाते थे। एक एग्जाम्पल देती हूँ तो बेटर समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज है। अपने आप को देखना, समझना और एनालाइज करना, मतलब अपने थॉट्स यानी सोच, इमोशंस यानी भावनाओं, और एक्शंस यानी कि जो चीजें आप करते हो उनको सोच कर समझना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, क्यों ऐसे सोच रहा हूं,
या क्यों ऐसे सोच रही हो, मेरा रिएक्शन कैसा था इस सिचुएशन के लिए। ये एक अंदर की जर्नी है, अपने आप का ट्रू ऑब्जर्वेशन करना बिना खुद को जज किए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रुक कर सोचते हो कि मुझे अभी गुस्सा क्यों आया, क्या मुझे किसी बात का बुरा लगा। इस तरह का अपने ऊपर जो अपन ध्यान देते हैं, अपने आप पर गौर करते हैं, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है। जो कुछ भी आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जिसे आप जानते हो, फील करते हो, वो सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। मतलब जब आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो या क्या देख रहे हो। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की एनालिसिस जो थी उसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का एक मेजर सोर्स माना जाता था। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, अब वो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करने लगी है। अब हम बात करते हैं अप्रोच ऑफ साइकोलॉजिस्ट के बारे में। अलग अलग अप्रोचेस के बावजूद साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस को सिस्टमैटिकली और वेरीफाइबली समझने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, बात करते हैं साइकोलॉजी, ओल्ड नॉलेज एंड यंग साइंस के बारे में, कि साइकोलॉजी एक ओल्ड नॉलेज है लेकिन साइंस वो अभी नई ही है, वो यंग है। ठीक है, साइकोलॉजी एक बहुत पुराना नॉलेज का डिसिप्लिन है। नॉलेज का डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, ओके, या फिर कोई एरिया ऑफ स्टडी। यंग साइंस क्यों है, यंग साइंस क्यों है साइकोलॉजी? क्योंकि 1879 में लिप्जिग नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां पे फर्स्ट साइकोलॉजी लैब का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से ये शुरू हुई साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की लैब बनी, ठीक है, इसीलिए इसको हम यंग साइंस कह रहे हैं। साइकोलॉजी का साइंस होने का नेचर अब भी डिबेटेड है, नए फील्ड्स की इमरजेंस की वजह से। मतलब साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है, ये चीज अब भी डिबेटेड है, लोग अब भी इस चीज के ऊपर डिबेट करते रहते हैं। ओके, साइकोलॉजी साइंस है, इस चीज पे अब तक आके डिबेट क्यों है? ठीक है, देखो, साइकोलॉजी में कुछ चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, जैसे कि इमोशंस, थॉट्स, बस इनडायरेक्टली समझी जा सकती हैं। ओके, हर इंसान यूनिक होता है, सब पे सेम रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है, इसलिए लोग डिबेट करते हैं क्या साइकोलॉजी बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी। मतलब जैसे साइंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉस हैं, मतलब साइंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉस हैं जो हमेशा काम करते हैं हर एक चीज के लिए, क्या साइकोलॉजी के साथ भी हम ऐसा बोल सकते हैं? तो इस चीज की वजह से साइकोलॉजी डिबेटेड रहती है कि वो साइंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे ना मेजर नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। अब अपन ये देखेंगे कि साइकोलॉजी की प्लेस क्या है अमंग वेरियस साइंसेस। मतलब दूसरी जितनी भी हमारे पास साइंसेज हैं जो पढ़ी जाती हैं, उसमें साइकोलॉजी कहाँ पे स्टैंड करती है, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो जनरली साइकोलॉजी को ऐसा माना जाता है कि वो एक सोशल साइंस का पार्ट है। ठीक है, इंडिया में और फॉरेन में दोनों जगह पे फैकल्टी ऑफ साइंस में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, बीएससी और एमएससी डिग्रीज के थ्रू। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये अच्छे से समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी को क्यों सोशल साइंस का पार्ट माना जाता है। तो पहली बात, ह्यूमन बिहेवियर का जो साइंटिफिक स्टडी होता है वो हम साइकोलॉजी में करते हैं। साइकोलॉजी भी सोशल साइंसेस की तरह साइंटिफिक मेथड का यूज करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा एनालिसिस। फिर सोशल फैक्टर्स का इफेक्ट। साइकोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल माइंड तक लिमिटेड नहीं है, ये लोगों के सोशल बिहेवियर, ग्रुप इन्फ्लुएंस, प्रेजुडिस, कम्युनिकेशन और सोशल नॉर्म्स जैसे टॉपिक भी स्टडी करती है। तीसरी बात, सोसाइटी और कल्चर का रोल। जैसे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी और कल्चर के इफेक्ट को समझने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही साइकोलॉजी भी देखती है कि कल्चर और सोसाइटी किसी इंसान के सोचने, फील करने और बिहेव करने पर क्या असर डालते हैं। चौथी बात, अप्लाइड एस्पेक्ट इन सोशल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजी का यूज रियल वर्ल्ड सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, क्राउड बिहेवियर, लीडरशिप, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को समझने और सॉल्व करने में यूज होता है। इस वजह से इसका कनेक्शन सोशल साइंसेस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो साइकोलॉजी को सोशल साइंस माना जाता है क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से किसी इंडिविजुअल के साथ उनके सोशल इन्वायरमेंट का भी स्टडी करती है, जिसका फोकस सोसाइटी, कल्चर और ग्रुप बिहेवियर पे होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। हम देखेंगे कि इमर्जिंग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस क्या हैं।
ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि डिसिप्लिन्स मिलकर एक नए एरिया में काम करते हैं तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का गोल ये होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बेटर समझना या सॉल्व करना। ठीक है, तो इमर्जिंग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस क्या है उनके बारे में समझते हैं। न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी से बोरो करते हैं, कुछ चीजें लेते हैं। न्यूरो साइंस का मतलब जो ब्रेन का साइंस है और कंप्यूटर साइंस मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोनों साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे साइकोलॉजी के ही तो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो एआई को जब बनाया गया होगा तो ह्यूमन ब्रेन का स्टडी काफी ज्यादा हेल्प किया होगा उस वक्त। मतलब ह्यूमन ब्रेन का स्टडी किया होगा, फिर उससे कुछ चीजें सोच समझ के एआई के अंदर इनकॉर्पोरेट की होंगी। ठीक है, बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एफएमआरआई और ईईजी। सबसे पहले एफएमआरआई का फुल फॉर्म समझ लो। एफएमआरआई का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो जो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स हैं जो हैं एफएमआरआई एंड ईईजी। ठीक है, तो ये दोनों जो टेक्निक्स हैं वो ब्रेन प्रोसेसेस का रियल टाइम में स्टडी करना पॉसिबल बनाती हैं। इन टेक्निक्स की हेल्प से साइंटिस्ट देख सकते हैं कि किसी टास्क या इमोशन के टाइम पे ब्रेन के कौन से पार्ट्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, एफएमआरआई जो है वो ब्लड फ्लो के चेंजेस के हेल्प से ब्रेन एक्टिविटी दिखाता है, और ईईजी जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफी, ठीक है, वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करता है। बात करते हैं आईटी के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो साइकोलॉजी से जुड़े हैं। पहली चीज है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, दैट इज HCI। ये स्टडी करता है कि ह्यूमंस कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से बेटर यूजर फ्रेंडली डिजाइन बन सकता है कंप्यूटर का। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। एआई में ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, रीजनिंग को सिमुलेट करने की कोशिश की जाती है। इसमें साइकोलॉजी का ही तो है ना डीप रोल। अब आपको समझ में आ गया कि इमर्जिंग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस क्या क्या हैं। एक तो न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस, और आईटी के एरियाज में जैसे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और एआई। ठीक है, और फिर ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एफएमआरआई एंड ईईजी। अब हम बात करते हैं 2 पैरेलल स्ट्रीम्स इन साइकोलॉजी के बारे में। पहला इसमें आएगा साइकोलॉजी अलाइंड विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो किसके साथ अलाइन है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स का यूज करती है साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने पे फोकस करती है। मानती है कि बिहेवियरल फिनोमेना के कॉजेस डिस्कवर किए जा सकते हैं। और एम क्या है? एम है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना। दूसरा एम है बिहेवियर का प्रिडिक्शन और जरूरत पड़े तो कंट्रोल करना। अब हम समझेंगे कि साइकोलॉजी अलाइंड विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का क्या मतलब है। ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड का यूज करती है साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइकोलॉजी भी साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस का यूज करती है, जैसे हार्मोन लेवल मेजर करना, ब्रेन स्कैन लेना, लैब में बिहेवियर ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर दूसरी चीज, ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करती है साइकोलॉजी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ इंसान के बिहेवियर को उसके बॉडी के पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के थ्रू समझा जाता है। जैसे कि गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन में एमिगडेला एक्टिव हो जाता है, या एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से एक्सप्लेन किया गया। मतलब जो गुस्सा आया था वो ह्यूमन बिहेवियर था, और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ये थे कि क्योंकि ब्रेन में एमिगडेला एक्टिव हो गया है या फिर एड्रीनलिन हार्मोन जो कि है वो रिलीज हो गया है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कैसे किया साइकोलॉजी ने। ठीक है, फिर तीसरी चीज, साइकोलॉजी मानती है कि बिहेवियर के पीछे कॉज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी ये मानती है कि हर बिहेवियर जैसे रोना, हंसना, स्ट्रेस लेना, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या कॉज होता है, और अगर कॉज मिला तो उसका इफेक्ट भी समझा जा सकता है। ठीक है, और कुछ एम्स की बात करते हैं। कॉज इफेक्ट समझना, इस वाली चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि किस चीज से क्या होता है। जैसे ज्यादा काम जो कि कॉज है, तो थकान और इरिटेबिलिटी होगी उससे, तो दैट इज द इफेक्ट। ज्यादा काम कर रहे हो तो उसके बाद आप थक रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और जरूरत पड़ने पर कंट्रोल करना। मतलब अगर किसी का पैटर्न समझ आया तो हम पहले से बता सकते हैं कि वो क्या करेगा, और अगर बिहेवियर प्रॉब्लम है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर स्टूडेंट हमेशा एग्जाम के पहले एंग्जाइटी में चला जाता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर उसको मेडिटेशन, काउंसलिंग से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी कि साइकोलॉजी अलाइंड विद
फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का क्या मतलब है। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स का यूज करती है। मेथड्स कौन से, मतलब एक्सपेरिमेंट्स और मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करती है। हार्मोन्स के लेवल को मेजर करना, ब्रेन का स्कैन लेना, लैब में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें हो गई कि बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स को यूज कर लिया। फिर ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी को गुस्सा आया तो उसका एमिगडाला एक्टिव हो गया या फिर उसमें एड्रेनालिन हार्मोन जो कि है वो रिलीज हो गया। ठीक है, ये तो मतलब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आ गए कि ह्यूमन बिहेवियर क्यों हो रहे हैं, कौन से बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की वजह से हो रहे हैं। और फिर ये मानती है कि कॉज और इफेक्ट जो होते हैं वो साथ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो भी बिहेवियर है उसका कुछ कॉज है, मतलब जो इफेक्ट है उसका कुछ कॉज होगा। ठीक है, और फिर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर किसी के साथ सेम चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि साइकोलॉजी जो है वो अलाइंड है, वो हाथ में हाथ लेकर चलती, किसका, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का। बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस के बारे में। सोशल और कल्चरल साइंसेस के मेथड्स का यूज करती है, ये तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। बिहेवियर को पर्सन और उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के इंटरेक्शन से एक्सप्लेन करती है। मानती है साइकोलॉजी के हर बिहेवियरल फिनोमिनन के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द टू स्ट्रीम्स। कभी कभी दोनों स्ट्रीम्स कन्वर्ज करते हैं लेकिन अक्सर अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि टू पैरेलल स्ट्रीम्स इन साइकोलॉजी, मतलब एक बार साइकोलॉजी अलाइंड है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस से और एक बार साइकोलॉजी अलाइंड है सोशल साइंसेस के साथ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये दोनों स्ट्रीम्स, मतलब एक बार साइकोलॉजी विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी बार साइकोलॉजी विद सोशल साइंस जो कि है, वो दोनों स्ट्रीम्स कन्वर्ज करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, लेकिन अक्सर अलग अलग रास्ते पकड़ लेती हैं। ओके, कन्वर्ज करती हैं बट फिर अपने अपने रास्ते पे अलग चली जाती है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है इन साइकोलॉजी एज आर डिसिप्लिन। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। इन केस यू हैव एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।